हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपके राजनीति विज्ञान की 2 पाठ्य पुस्तक है, जिसमें से समकालीन विश्व राजनीति उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली 2 क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमने राजनीति विज्ञान के संजीव डेस्कर के 5 मॉडल पेपर भी हल किए, जो भी इस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की सीरीज में मैं वो जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है, उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और अगले 4 अध्याय है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। यानी पूरी 4 क्लासों में हम है वो जो आपके राजनीति विज्ञान का संपूर्ण कोर्स है उसको समेटने का प्रयास करेंगे। और जो राजनीति विज्ञान का पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला। इन पाठों के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर है, यानी जिस पार्ट से जितने नंबर के जैसे छोटे बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे उसी आधार पर है अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, जो आपके परीक्षा में वो मील के पत्थर साबित होंगे। यदि आप इनको 3 से 4 बार याद करते हैं तो आपकी परीक्षा में इनमें से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो पहला अध्याय है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक नंबर का छोटा, एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। जो 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा वो मैप से संबंधित होगा, यानी इस पार्ट में आपके जितने मैप आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगली क्लास में हमें वो मैप के बारे में भी बात करेंगे, जो आपके महत्वपूर्ण मैप है राजनीति विज्ञान में, जिनमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो अगली क्लास में बात करेंगे, वो भी आप देखना न भूले। इसमें आपके 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इस पार्ट में जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनमें पहला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना है वो सन 1953 दिसंबर 1953 हुआ। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था वो आंध्र प्रदेश था, आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इन दोनों वर्डों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। लागू 26 जनवरी को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और पारित है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? यानी जो गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इससे पहले सभी गवर्नर जनरल बनने वो अंग्रेज, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। इसमें आपके ऑप्शन 2 है सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? जो हैदराबाद के शासक होते हैं उनको निजाम कहा जाता था, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें जो छोटे प्रश्न है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का महत्वपूर्ण योगदान है सरदार पटेल का रहा। इस कारण सरदार पटेल को है वो लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था उसको वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 1971 में है वो पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया, यानी बांग्लादेश है 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? स्वतंत्रता के समय भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहला थी भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, यानी एकीकरण की समस्या। जो इतनी 563 रियासतें थी उनको एकता के सूत्र में बांधना। लोकतंत्र को कायम रखना, जो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई उनको लगातार बनाए रखना। आर्थिक विकास करना, और जो गरीबी थी उसको समाप्त करना। यह तीनों महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। इसमें आपके उपयुक्त सभी है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? रजवाड़े यानी कितनी रियासतें थी? भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में कुल है वो 565 रियासतें थी। कहीं पर है वो 563 भी मिलता है, इसलिए आपको यदि पहले 565 मिलता है तो आपको 565 करना है, यदि 565 ऑप्शन में नहीं है तो 563 करना है। 11वां प्रश्न है, नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? जो नोआखली स्थान है वो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे एक एक लाइन वाले प्रश्न, इसमें पहले 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र में भाषण दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसको भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण नाम से जाना जाता है। भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपको यह ध्यान में रखना है, पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को आजाद हुआ, भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 11वां प्रश्न है, 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत है वो मुस्लिम जनसंख्या थी? 1951 में भारतीय आबादी का कुल 12% है वो मुस्लिम जनसंख्या थी। 12वां प्रश्न है, विभाजन पर बनी किन्हीं 2 फिल्मों के नाम बताइए, यानी ऐसी कौन सी 2 फिल्में जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बनी थी? भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बनी 2 फिल्में, पहली फिल्म है गर्म हवा और दूसरी पिंजर। 13वां प्रश्न है, विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए, यानी विभाजन के कारण सबसे अधिक किन 2 राज्य प्रभावित हुए? विभाजन के कारण पहला प्रभावित होने वाला राज्य पंजाब है, जिसका आधा भाग भारत में रह गया और आधा भाग पाकिस्तान चला गया, और पश्चिम बंगाल इसका भी आधा भाग है वो पूरी पाकिस्तान चला गया और आधा भाग है वो भारत में रह गए। ये 2 राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए। आगे 14 प्रश्न है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहां रखा? जो सांप्रदायिक हिंसा यानी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उनके विरोध में गांधी जी ने वो जनवरी 1948 को कलकत्ता में है वो प्रथम बार उपवास रखा था।
15 प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। इस दिन है वो शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 16 प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या रणनीति थी? जो अंग्रेजों की भारत के प्रति नीति थी, फूट डालो और राज करो, यानी जो भारतीय राजा है, जो भारतीय शासक है, उनमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर दो, उनके मन में संदेह पैदा कर दो और अपना राज फैलाओ। 17 प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? जो त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य रखने की घोषणा की। 18 प्रश्न है, संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना कर दिया? यानी कौन सी रियासत थी जिसके नवाब ने कहा कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे? जो भोपाल रियासत थी, उसके नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। 19वां प्रश्न है, रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते उसे क्या कहा जाता है? यानी जो रियासतों का विलय पत्र था, उसको क्या गया? उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक विलय पत्र का नाम और एक नेहरू जी का भाषण, इनमें से आपके प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। 20वां प्रश्न है, ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण है भारतीय संघ में कठिनाई हुई है। यानी कौन सी रियासतों को भारत में मिलाने में कठिनाई आई? पहली है जूनागढ़, जो गुजरात में है, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इन 4 रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। 21वां प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया? जो हैदराबाद का निजाम था, उसके खिलाफ जो तेलंगाना के किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया। 22वां प्रश्न है, हैदराबाद का निजाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता। जो हैदराबाद के निजाम का अर्धसैनिक बल था, उसको क्या कहा जाता? जो हैदराबाद के निजाम का अर्धसैनिक बल था, उसको रजाकार कहा जाता था। 23वां प्रश्न है, मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? जो मणिपुर के शासक राजा बोध चंद्र सिंह है, उन्होंने सहमति पत्र यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम से जाना जाता था। 24वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, उन सभी को मत देने का, वोट देने का अधिकार सिद्धांत अपनाए गए? भारत का सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग है वो मणिपुर में किया गया। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। 25वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की? कांग्रेस ने जो 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की। 26वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर किस प्रांत में सबसे अधिक विरोध हुए? भाषा के आधार पर जो मद्रास रियासत थी या जो मद्रास प्रांत था, उसमें सबसे अधिक विरोध हुए। 27वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? जो पोटिश्री रामुलु, जो गांधीवादी नेता थे, उनको एक आंध्र प्रदेश राज्य की अलग मांग करते हुए उन्होंने 53 दिन तक भूख हड़ताल की और उसके बाद उनका निधन हुआ। 28वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले है वो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और जो दिसंबर 1952 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 में बनाया गया। 31वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिसके बाद पहले 7 है और 2 जम्मू कश्मीर जोड़ने से 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। 32वां प्रश्न है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा अलग राज्य बनाया गया? भारत का जो सबसे नवीनतम राज्य जो तेलंगाना है, उसको 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग बनाया गया। 33वां प्रश्न है, वर्ष 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? वर्ष 2000 में वो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बने। इनका निर्माण, छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से हुआ, उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ और झारखंड का निर्माण है वो बिहार से हुआ। 34वां प्रश्न है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में राज्य बने और 1972 में है वो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो मेघालय 1972 में बना, जबकि जो मिजोरम है वो 1987 में बना। इनमें आपके कंफ्यूज हो सकता है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 36वां प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड है 1963 में एक स्वतंत्र राज्य बना। और 37वां प्रश्न है, 1966 में पंजाब से कौन से राज्य बनाए गए? 1966 में पंजाब से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। 38वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए? जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय भारत में है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 39वां प्रश्न है, 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले कोई 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। यानी जो 1947 की त्रासदी, जो विभाजन की त्रासदी थी, जो पीड़ा थी, उसको रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले 2 रचनाकार, पहला है फैज मोहम्मद फैज और दूसरा अमृता प्रीतम। 40वां प्रश्न है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? जो भारत विभाजन की योजना, उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो एक अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन था, उसने भारत के विभाजन की योजना बनाई थी।
41वां प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 42वां प्रश्न है पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किसने किया? जो नागमणि साहित्यिक पत्रिका उसका संपादन अमृता प्रीतम ने किया है। ये भारत के विभाजन से संबंधित है और ये पंजाबी भाषा की, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अमृता प्रीतम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। 43वां प्रश्न है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ। जो अधिकतर मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान में और जो अधिकतर हिंदू लोग थे वो भारत में, लेकिन कुछ संख्या में है वो पाकिस्तान में भी हिंदू बच गए थे और भारत में भी मुस्लिम बच गए थे, लेकिन जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। 44वां प्रश्न है कौन से प्रसिद्ध मुस्लिम नेता और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे? जो खान अबुल गफ्फार खान थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से दो नेता है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे? इसमें खान अबुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी है, ये भारत पाकिस्तान विभाजन के सख्त खिलाफ थे। 45वां प्रश्न है महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बनाए गए? महाराष्ट्र और गुजरात है 1960 में बनाए गए। जो बंबई प्रांत था उससे ये दो अलग राज्य बने। 46वां प्रश्न है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत के एकीकरण में इनका सबसे अधिक योगदान था। आगे आपके निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें से निम्नात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन निम्नात्मक प्रश्न के चांस बहुत कम बनते हैं क्योंकि इसमें से आपके मैं पूछा जाएगा। इसमें निम्नात्मक प्रश्न पहला है स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन समझे और जो सिफारिश है उनका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचना में आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों बनता है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो 1956 में पास हुआ। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इनका एक आलोचनात्मक विषय एक लोकतांत्रिक कदम भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया, यानी लोगों की जो इच्छा है उनको दबाया नहीं गया। सीमांकन का समरूप आधार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राज्यों को एक समरूप एक समान आधार मिला। एकता का बल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से देश की एकता और मजबूत हुई, यानी जो राज्य अलग होना चाहते हैं वो अलग नहीं और उनको नया राज्य बना दिया गया। विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति भी मिली। इस प्रकार जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, इनकी व्याख्या करनी। इसको सबसे महत्वपूर्ण 3 चुनौतियां थी, जिसमें पहली है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र को बनाए रखना या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, तीसरा आर्थिक विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना। यह पीडीएफ से पढ़ लेना। इसमें से आपके निम्नात्मक प्रश्न है वो पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। आप इनको 1 से 2 बार है वो जरूर पढ़ ले। भारत विभाजन में आने वाले जो कठिनाई है इनकी विवेचना करनी। जो कठिनाई है उसमें पहला है मुस्लिम बहुल इलाके उनका निर्धारण करना और प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र उसको पाकिस्तान में जानने के लिए राजी नहीं था और पंजाब और बंगाल के बंटवारे की भी समस्या थी। जो अल्पसंख्यक थे उनकी भी समस्या थी। चौथा प्रश्न है भारत के विभाजन के परिणाम बताइए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 नए देश बने, भारत और पाकिस्तान, और आबादी का स्थानांतरण किया गया, यानी लोगों को विस्थापित होना पड़ा और भौतिक परिसंपत्तियां थी उसका भी बंटवारा और बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार भी हुए। 5वां प्रश्न है मणिपुर के भारत में संघ में विलय के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनका आपको वर्णन करना है, यानी मणिपुर का भारत संघ में विलय किस प्रकार हुआ है इसका आपको वर्णन करना है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे जो मैप के क्वेश्चन है उसके बारे में हम वो अगली क्लास में बात करेंगे। आगे आपके जो दूसरा अध्याय है वो एक दल के प्रभुत्व के दौर से संबंधित है। इसमें से आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये छोटा पार्ट है, इसमें से यदि आप पूरे याद करते हो 4 में से 4 आराम से ला सकते हैं। इसमें एक नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो अथवा में भी पूछा जाएगा, यानी इसमें आपके बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। जो बड़ा प्रश्न होता है वो अपेक्षाकृत सरल होता है, यानी एक पार्ट से 5 से 6 प्रश्न है वो फिक्स होते हैं, उनमें से हर बार पूछा जाता है। इसमें छोटे प्रश्न में पहले कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने लोकसभा का जो पहला चुनाव 1952 में हुआ था उसमें 364 सीटें हैं वो जीती थी। दूसरा प्रश्न कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई है भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है वो भारत में सबसे पहले केरल में सत्ता में आई। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है। जो त्रावणकोर और कोच्चि है वो वर्तमान में केरल राज्य का हिस्सा है। ये पहले 2 रियासतें थी, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन से। जो भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय वो श्री राजगोपालाचारी है। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनको सबसे पहले भारत में भारत रत्न दिया गया जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 5वां प्रश्न है ए के गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। जो ए के गोपालन है वो केरल से संबंधित थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। छठा प्रश्न है 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता है वो साक्षर थे। जो
1952 का आम चुनाव, उस समय केवल 15% मतदाता है वो साक्षर थे और निरक्षर मतदाता है वो 85% है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो 4-5 पार्टियां उनके संस्थापक, उनकी स्थापना कब हुई और उनके विजन क्या क्या थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है, भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है? जो भारत में दलितों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 1 है वो सही होगा। 9वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यानी भारतीय संविधान है वो कब पारित हुआ? जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे आपके अधिनियमित भी कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अंगीकृत भी कहा जाता है, यानी इस दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 10वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जो भारतीय जनसंघ है वो बीजेपी की नानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहले भारतीय जनसंघ था, उसके बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी 1977 में बनी और 1980 में जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की 30वीं पीढ़ी है वो भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? जो भारतीय संविधान है उस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 12वां प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यह भी अति महत्वपूर्ण है। जो प्रथम शिक्षा मंत्री है वो अबुल कलाम आजाद थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो सुनील अरोड़ा है वो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त है। 14वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? जो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये 1951-52 में हुआ, लेकिन जो अधिक समय है वो 1952 का, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। इसलिए इसमें आपके 1952 है वो सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है, 1959 में कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बर्खास्त कर दिया? जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया 1959 में। जो केंद्र सरकार ने है वो अनुच्छेद 356 जो राज्य आपातकाल से संबंधित है उसके अंतर्गत है। जो केरल की कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। 17वां प्रश्न सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? जो सोशलिस्ट पार्टी उसका गठन 1948 में हुआ था। 18वां प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उसके संस्थापक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जिसकी शॉर्ट में होता है ILP। ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि ILP की फुल फॉर्म क्या है या ILP के संस्थापक कौन थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री है वो रफी अहमद किंदुई थे। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संचार मंत्री रफी अहमद किंदुई और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर और शिक्षा मंत्री है वो अबुल कलाम आजाद थे। ये तीनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 20वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान थे। जो समग्र मानवतावाद सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन थे? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया, आपसे भी पूछा जा सकता है। जो समग्र मानवतावाद सिद्धांत है उसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। 23वां प्रश्न है, भारत में एक दलीय प्रभुत्व एक दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल कौन सा था? जो भारत का एक दलीय प्रभुत्व दौर यानी लंबे समय तक एक ही दल की सरकार रही, उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। 24वां प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली? जो 1977 का आम चुनाव उसमें जनता पार्टी को सत्ता मिली। 25वां प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। उस समय कुल सीटें है वो 489 थी। 26वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 26 दिसंबर 1985 को बंबई में हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 27वां प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे वो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी थे और ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। 28वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई और जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत निर्वाचन आयोग का गठन है वो सन 1950 में हुआ, यानी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन है 1950 में हुआ। 23वां प्रश्न है, भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए? भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 57 में हुआ और तीसरा 62 में हुआ। 31वां प्रश्न है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 32वां प्रश्न है,
1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। ये पहला अवसर था जब किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी, यानी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी की सरकार बनी। 1957 में वो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 33वां प्रश्न, प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल थे? जो 1952 का प्रथम आम चुनाव, उसमें 14 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे, यानी जो केंद्र सरकार में चुनाव लड़ सकते थे, और 52 है वो राज्य स्तरीय दल थे। 34वां प्रश्न, जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? जो भारतीय जनसंघ था उसने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र विचार पर बल दिया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र किस पार्टी से संबंधित है? ये जो आपकी भारतीय जनसंघ पार्टी उससे संबंधित है, यानी इससे मैं सबसे अधिक जो प्राचीन संस्कृति है उस पर बल दिया। 35वां प्रश्न, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाए गए? भारत में वो बहुदलीय व्यवस्था को अपनाए गए, यानी इसमें एक से अधिक दल है वो हो सकते हैं। 36वां प्रश्न, प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे? जो प्रथम आम चुनाव हुआ उस समय देश में कुल 17 करोड़ मतदाता थे। वर्तमान में भारत में मतदान का तरीका क्या है? यानी वर्तमान में भारत में मतदान किसके माध्यम से होता है? ईवीएम के माध्यम से होता है, जिसकी फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये आपको ध्यान में रखना है। 38वां प्रश्न, एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा? एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ प्रथम आम चुनाव को कहा था। 39वां प्रश्न, भारत में प्रथम आम 3 चुनाव हुए उसमें कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा? जो पहले 3 आम चुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रभुत्व रहा, और तीनों चुनाव में वो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 52 में, 57 में और 62 में। भारत में 1952, 57, 62 के 3 आम चुनाव दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? पहले स्थान पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी जो सत्ता पक्ष में थी। दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई रही। इस दल में 1952 में 16 सीटें जीती, 57 में 27 सीटें जीती और 62 में वो 20 सीटें प्राप्त की थी। 41वां प्रश्न है, प्रथम द्वितीय तृतीय आम चुनाव लोकसभा में कुल कितनी सीटें थी? पहले चुनाव में 489 थी, और दूसरा 57 में 494 और 62 में भी 494 सीटें थी। 42वां प्रश्न है, शुरुआती 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? पहले जो 3 आम चुनाव उसमें पहले चुनाव में 364 और 57 का दूसरा चुनाव उसमें 371 और 62 के चुनाव में 361 सीटें प्राप्त की थी। 43वां प्रश्न है, भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष बाद होते हैं? जो लोकसभा चुनाव है वो 5 वर्ष बाद होते हैं। 44वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन से दल और किस गठबंधन की सरकार है? वर्तमान में भारत में जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार है, जो गठबंधन है उसका नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है उनका समूह है। 45वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 46वां प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुल कितने प्रतिशत मत और सीटें मिली? जो 1952 का आम चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी कुल 45% मत यानी 45% वोट मिले और 74% सीटें मिली। जो कुल वोट पड़े उनमें से 45% थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। जो जितनी सीटें थी, जो 489 थी, उनमें से 74% सीटें वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 47वां प्रश्न है, हमारे देश की चुनाव प्रणाली मतदान का कौन सा तरीका अपनाया गया? हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली उसमें जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाई गई, यानी जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे वही है उसी की जीत होगी, ये प्रणाली अपनाई गई। 48वां प्रश्न है, केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनाए गए? जो 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, किसी राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, उसमें ईएमएस नमूद्रीपाद को है वो मुख्यमंत्री बनाए गए। 49वां प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने कौन से राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा? जो कांग्रेस पार्टी ने केरल की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा, और 1959 में अनुच्छेद 356 के तहत थे, यानी राज्य आपातकाल के तहत जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। 50वां प्रश्न है, कौन से देश के संविधान में एक ही पार्टी के शासन की अनुमति दी गई? यानी किसी देश में एक ही पार्टी होगी, जो चीन, क्यूबा और सीरिया, इनके संविधान में एक ही पार्टी की अनुमति दी गई। 51वां प्रश्न है, कौन सी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड बनाने की बात कही? जो भारतीय जनसंघ है इन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 42वां प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार में कौन से 2 विपक्षी नेता भी शामिल थे? यानी जो भारत की अंतरिम सरकार बनी, जो 1947 में बिना चुनाव की सरकार बनी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कांग्रेस के विपक्षी थे, फिर भी इनको है वो मंत्री बनाए गए। इससे जो लोकतंत्र है उसकी साफ छवि दिखाई देती है, यानी कि जो विपक्ष में बैठने वाले थे उनको भी मंत्री बनाए गए, उनको भी पद दिए गए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यानी 3 नंबर का प्रश्न, ये अथवा में भी पूछा जाएगा, यानी एक के अथवा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पहला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? इनका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर है। ये दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के प्रमुख नेता थे, यानी इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो वाइस राय उसकी काउंसिल के सदस्य भी रहे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, इसलिए इन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। 1951 मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर है वो मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, इसलिए आपको जो भीमराव अंबेडकर जी है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारात्मक उपस्थितियों को उल्लेख कीजिए, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन थी। आज़ादी से पूर्व ही कांग्रेस ने परस्पर जो विरोधी थे उनके कई समूह को एक साथ जोड़ने का कार्य किया और आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल है वो अख्तियार कर चुकी थी, यानी एक गठबंधन का रूप ले चुकी थी। जैसे कांग्रेस में विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, अन्य हितों से जुड़े व्यक्ति है वो इस गठबंधन से जुड़ चुके थे। कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी हर विचारधारा के मध्यम वर्गों को समाहित किया। इस प्रकार एक कांग्रेस पार्टी है वो विचारधारात्मक गठबंधन थी, यानी कांग्रेस में सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी भाषाओं के हित जुड़े होते और सभी वर्गों के लोग इसमें थे। इसमें जो क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव और रेडिकल भी थे, गर्मपंथी और नरमपंथी भी थे, वामपंथी, दक्षिणपंथी, यानी हर प्रकार की विचारधारा थी वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सतरंगी गठबंधन के रूप में थी। तीसरा प्रश्न है, भारत के 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व क्या कारण थे? ये अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इसके तो हम एक पूछा जा सकता है, इसके तो हम ये पूछा जा सकता है पहले आम चुनाव में कौन कौन सी करने आई, लेकिन ये पक्का पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रभुत्व किन कारणों से स्थापित हुआ। कांग्रेस ने 3/4 सीटें प्राप्त की, इसके प्रमुख कारण है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 आम चुनाव अव्वल और इकलौती होने का फायदा मिला है, यानी उस समय कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, इस कारण जो इकलौती थी इस कारण भी उसका सत्ता पर कब्जा हुआ। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने वाली कोई अन्य बड़ी पार्टी मौजूद नहीं थी। भारतीय कांग्रेस पार्टी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत मिली हुई थी, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें अधिकतर कांग्रेस के नेता ही थे, इस कारण वो उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत को आज़ादी दिलवाई, इस कारण कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ें वो स्थानीय स्तर तक पहुंच चुकी थी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसका नेटवर्क केवल स्थानीय शहरों तक सीमित नहीं था, ये हर गाँव हर ढाणी तक फैल चुका था। इस कारण है वो प्रथम 3 आम चुनाव कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व। यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आपको ये पॉइंट बनाकर लिखते हो। पहले आप ये लिख सकते हो कोई मजबूत विपक्ष नहीं, दूसरे में आप ये लिख सकते हो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, और तीसरे में आप ये लिख सकते हो स्थानीय स्तर तक नेटवर्क। यानी यदि आप पॉइंट बनाकर लिखते हो तो जो एग्जामिनर है उसके मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी और उससे आपको यदि नंबर काटने के चांस है तो भी वो नंबर नहीं काटने के प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में क्या समस्या है, यह करने है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। आपके इन दोनों में से एक प्रश्न है वो परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा चाहिए अथवा में मिले। जो प्रथम आम चुनाव है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ, इसमें निम्नलिखित समस्या है। इसमें सबसे पहले है वो देश में सबसे अधिक निरक्षर लोग थे। उस समय लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन उनमें से केवल 15% ही साक्षर थे। निरक्षर देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न करना सबसे कठिन कार्य था, यानी निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी, प्रथम आम चुनाव के समय मतदाता सूचियां बनाई गई, लेकिन इन मतदाता सूचियों में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए और संपूर्ण भारत से पुनः मतदाता सूचियां बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य था, यानी मतदाता सूचियां बनाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। और तीसरा है, प्रथम चुनाव के समय भारत में 20 लाख मतपेटियों का निर्माण किया गया, जो काफी कठिन कार्य था, यानी 20 लाख मतपेटियों का निर्माण भी एक कठिन कार्य था। ये आपको 3 कारण विशेष रूप से लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसमें 3 कारण है वो पक्के लिखने हैं। आगे 5वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव सफल सिद्ध हुआ, इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। यानी आप कैसे कह सकते हैं जो 1952 का आम चुनाव था वो सफल सिद्ध हुआ। भारत के प्रथम आम चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधे से अधिक लोगों ने वो मतदान किया, यानी 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। प्रथम आम चुनाव में एक सीट के लिए औसतन 4 उम्मीदवार, 4 कैंडिडेट है वो मैदान में थे, यानी एक सीट के लिए 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। प्रथम आम चुनाव नतीजों को हारने वाले उम्मीदवारों ने भी निष्पक्ष और सही ठहराए। जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने भी कहा जो नतीजा है वो निष्पक्ष और सही है। छठा प्रश्न है, भारत में प्रारंभ से वर्तमान तक प्रचलित मतदान के तरीके बताइए। ये आपके नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जो सिलेबस कटा हुआ जो नई पाठ्य पुस्तक उसमें नहीं है, इसलिए इसमें आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहले मतपेटी के द्वारा मतदान किया जाता है और उसके बाद है वो मतपत्र से मतदान किया जाने लगा। वर्तमान में ईवीएम से मतदान किया जाता है। आपको ये ईवीएम की फुल फॉर्म है विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो 2 पार्टियां कम्युनिस्ट भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन पर आपको टिप्पणी लिखी, यानी इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इनकी चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस रहा और इनके क्या विजन थे। जो भारतीय जनसंघ है उसकी स्थापना 1951 में हुई, इसका चुनाव चिन्ह है वो दीपक था, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके संस्थापक अध्यक्ष है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसके प्रमुख नेता दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। इसकी विचारधारा थी, इसने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने पर जोर दिया। जो धार्मिक और
सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है उनको जो छूट दी गई इसका विरोध किया और जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। जनसंघ ने एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति के विचार पर बल दिया। यह आपको विजन है विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारतीय जनसंघ उसको पहले आम चुनाव में 3 सीटें और दूसरे आम चुनाव में 4 सीटें मिली थी। दूसरा प्रश्न है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित थे। कांग्रेस से साम्यवादी जो कम्युनिस्ट है वो दिसंबर 1941 में अलग हुआ। इसका चुनाव चिन्ह है वो दरांती और हथौड़ा था, यानी ये मजदूर और किसानों की पार्टी मानते स्वयं को। इसका विभाजन है 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित हो गई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवादी इसके प्रमुख नेता ए के गोपालन, एस ए डांगे, ईएमएस नमूद्रीपाद जो 1957 केरल के मुख्यमंत्री बने, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरे इसका विचारधारा। इसका मानना था कि 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ सच्ची आज़ादी नहीं। ये दल लोकतांत्रिक पद्धति और समाजवाद में आस्था रखता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था उसका समर्थक था, यानी ये समाजवाद को अपनाना चाहता है। जो पूंजीवादी व्यवस्था इसका विरोध करता है। ये दल मजदूर और किसानों का पक्षधर है। इस प्रकार इन दोनों पार्टियों का जो विजन है, इनके स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, प्रमुख नेता कौन है, इसके बारे में आपको टिप्पणियां लिखनी। इस प्रकार जो दूसरा पार्ट है उनमें से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जिसमें आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है 7 प्रश्न है। उनमें से आपको परीक्षा में वो 2 पक्के देखने को मिलेंगे। उन 2 में से आपको कोई एक है वो करना है। आगे जो 30 अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति, ये बहुत ही छोटा अध्याय है, 2 से 3 पेज का है। इसमें आपके नोट्स होता है। ये 5 नंबर का रहने वाला, यानी इसमें 3 नंबर के छोटे एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रकार के, यानी एक एबीसीडी पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक लाइन वाला पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक, यानी इसमें से छोटे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। इसलिए इसमें जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें भारत के शुरुआती दौर के विकास में निम्न में से कौन सा विचार है वो शामिल नहीं था। जो भारत का विकास का शुरुआत दौर है उसमें है वो उदारीकरण है वो शामिल नहीं था। जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है वो 1991 में अपनाए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किए गए। जो बॉम्बे प्लान है वो 1944 में प्रस्तुत किए गए। जो बॉम्बे के एक उद्योगपतियों का समूह था उन्होंने सरकार के खिलाफ विजन रखा कि उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए और जो राष्ट्र का विकास है वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से हो। ये बॉम्बे प्लान आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 30 प्रश्न योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बनाए गए, यानी योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके नीति आयोग कब बनाए गए। योजना आयोग की जगह नीति आयोग है वो 2015 में बनाए गए। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस पर जोर दिए गए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो कृषि पर बल दिए गए, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उस पर उद्योग और आधारभूत अवसंरचना पर बल दिए गए। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 5वां प्रश्न है लौह अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में था। जो लौह अयस्क है उसका विशाल भंडार है वो उड़ीसा राज्य में था। 6वां प्रश्न है भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस सरकार के समय हुई थी। जो भारत में नए आर्थिक सुधार हुए यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुए जो 1991 उस समय वो आपके पीवी नरसिम्हा राव है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। उस समय में वित्त मंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इनका श्रेय है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर को निधन हुआ। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही, यानी इनमें से कौन सा वाक्य है जो बॉम्बे प्लान के बारे में सही। ये भारत के आर्थिक भविष्य के ब्लूप्रिंट है, यानी इसमें जो भारत का आर्थिक भविष्य है उसके बारे में रूपरेखा बनाई गई थी, ये सही है। दूसरा इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों की थी, ये भी सही है। जो 1944 में बना इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया, यानी अर्थव्यवस्था नियोजित तरीके से चलाना चाहिए। हमें पहले उसकी योजना बनानी चाहिए फिर उस पर कार्य करना चाहिए। इसमें चारों ही सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। 8वां प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसके योजनाकार कौन थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उसके योजनाकार है वो पीसी मालनोबिस थे। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। रिक्त स्थान में पहला है खालगी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिए गए। दूसरा प्रश्न है केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे क्या कहा जाता है। जो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इसमें केरल मॉडल और बॉम्बे प्लान से संबंधित एक प्रश्न है आपकी परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। 30वां प्रश्न है 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा जो नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव था उसको क्या कहा गया। 1944 में जो उद्योगपतियों के समूह नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे बॉम्बे प्लान कहा गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परमानेंसी पुस्तक के लेखक कौन से है। आपके पेपर में एक पुस्तक के लेखक नाम है वो हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो पहले पार्ट में आपके नागमणि आई उसके संपादक अमृत कौर है और इसमें आपके जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक है उसके लेखक JC कुमारप्पा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
पांचवा प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके संस्थापक पीसी महालनोबिस थे, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी रहे थे। छठा प्रश्न है केरल मॉडल में खाली जगह पर जोर दिया जाता है। जो केरल मॉडल है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। सातवां प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होनी थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। आठवां प्रश्न है खाली जगह से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। इसमें आपके जो वामपंथ और दक्षिणपंथ है उनसे भी संबंधित प्रश्न पक्का पूछा जाता है। जो वामपंथ लोग हैं वो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, लेकिन जो दक्षिणपंथी है वो निजीकरण और जो पूंजीवादी लोग हैं उनका पक्ष अधिक लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धीरे धीरे काम करना, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की उसकी तेज गति से खाली जगह बदलाव करने की थी। तेज गति से यानी संस्थात्मक बदलाव करना, जो देश की आर्थिक व्यवस्था उसकी संस्था में तेज गति से बदलाव करना। 10वां प्रश्न है खाली जगह को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इससे पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे अतिलघुत्मक प्रश्न है, यानी जिसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है। बॉम्बे प्लान योजना भारत के उद्योगपतियों द्वारा कब तैयार की गई। जो बॉम्बे प्लान है 1944 में तैयार किए गए। दूसरा प्रश्न है योजना आयोग की जगह नई कौन सी संस्था बनाई गई। योजना आयोग की जगह नई जो संस्था है वो नीति आयोग है। तीसरा प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चौथा प्रश्न है 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बैंक बनाया गया। पांचवा प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या था। जेसी कुमारप्पा का असली नाम है वो जेसी कॉर्नेलियस था। सातवां प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिए गए। भारी उद्योगों पर बल है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिए गए। आठवां प्रश्न है बॉम्बे प्लान क्या था। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ, यानी उद्योगपतियों के समूह देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए, यानी भारत में नियोजन क्यों स्थापित किए गए। नियोजन का अर्थ है कोई भी कार्य करने से पहले उसकी संपूर्ण रणनीति बनाकर वो कार्य करना। नियोजन का पहला उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम करना, यानी किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक है किसी क्षेत्र का कम है, उन दोनों में समानता स्थापित करना। 10वां प्रश्न है विकास के शुरुआती दौर में उठे 2 प्रमुख सवाल क्या थे। विकास के जो शुरुआती दौर थे उसमें सबसे पहला सवाल उठा कृषि बनाम उद्योग, यानी कृषि को अधिक बढ़ावा दिया जाए या उद्योग, और दूसरा था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दिया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र। 11वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जो आधारभूत उद्योग है, यानी जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं उद्योग है उनका विकास करना, जो आर्थिक समानता उनकी स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो सरकार के अंडर में आते हैं। 12वां प्रश्न है नियोजन में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। जो नियोजन है उसमें जो उपलब्ध संसाधन है उसका सही आकलन करने को सम्मिलित किया जाता है। जो उपलब्ध संसाधन है उसके अधिकतम उपयोग है तो योजना तैयार करने पर बल दिया जाता है। जो योजना है उसका सही क्रियान्वयन करने पर बल दिया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है नियोजन क्या है या नियोजन में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। 13वां प्रश्न है वामपंथ से क्या तात्पर्य है। वामपंथ उन लोगों के संकेत करता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करता है। ये आपके जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था उसको बल देता है, जबकि जो दक्षिणपंथी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल देता है। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग ये मानते हैं खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है, यानी ये निजीकरण और पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। 15वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताइए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के अंडर आते हैं उनका क्या महत्व। इसका पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जो बीमार कारखाने हैं यानी जो कारखाने बंद हो गए उनकी पुनर्स्थापना की जाती है और निर्यात में भी वृद्धि की जा सकती है। आगे 16वां प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधारों की नीति कब प्रारंभ की गई। जो भारत में आर्थिक सुधारों की नीति है वो 1991 में प्रारंभ की गई। ये वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक विकास की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए की गई। उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 इन विचारधाराओं को अपनाया गया। 17वां प्रश्न है गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की। जो गांधीवादी आर्थिक नीतियां उनको लागू करने की कोशिश जेसी कुमारप्पा ने की, जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंसी पुस्तक है इनके लेखक भी थे। 19वां प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में संरक्षणवाद की आर्थिक नीति अपनाई गई, यानी जो विदेशी उद्योग थे इनको इतना बढ़ावा नहीं दिया गया। विदेशी निवेश जो विदेश से वस्तु आती है उन पर भारी शुल्क लगाए गए। जो भारतीय घरेलू उद्योग थे उनको संरक्षण देने की नीति अपनाई गई। 20वां प्रश्न है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
21वां प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। 22वां प्रश्न है भारत में नियोजन प्रक्रिया वो किस देश से ली गई? यानी जो नियोजन प्रक्रिया है इसका विचार है वो किस देश से ली गई? नियोजन का विचार है वो सोवियत संघ से लिया गया, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और दूसरी है वो 1956 से 61 तक चली थी। 24वां प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दी गई? जो पहली पंचवर्षीय योजना उसमें सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई। 25वां प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया? जो आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की प्रणाली होती है, पूंजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। भारत ने वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया और जो समाजवाद है उसको भी बढ़ावा दिया गया, लेकिन समाजवाद को अधिक बढ़ावा दिया गया। 26वां प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी। 27वां प्रश्न है पोस्को प्लांट कौन से राज्य और किस खनिज से संबंधित है? जो पोस्को प्लांट है वो उड़ीसा राज्य से और लोह खनिज से संबंधित है। 28वां प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कौन से 2 मॉडल थे? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उन समय 2 मॉडल थे, पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने इन दोनों के बीच का मध्य रास्ता मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। 29वां प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। 30वां प्रश्न है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और उसकी समय अवधि भी बताइए। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और उसकी योजना अवधि 2012 से 2017 तक थी। 31वां प्रश्न है प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना उसकी समय अवधि 1951 से 56 तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। 32वां प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन था और इसमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? जो पहली पंचवर्षीय योजना इसके योजनाकार के.एन. राज थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पी.सी. महालनोबिस थे। पहली पंचवर्षीय योजना से में कृषि क्षेत्र पर बल दिए गए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में है वो उद्योग पर बल दिए गए। पहली भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि कौन सी पंचवर्षीय योजना में खर्च की गई? जो भाखड़ा नांगल बांध है वो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। 34वां प्रश्न है नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान कब और कहां चलाए गए? नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से जो अभियान है वो केरल में 1987 से 1991 के मध्य सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान चलाया गया। 35वां प्रश्न है केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना यानी जो रणनीति अपनाई उसे केरल मॉडल कहा गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिए गए। जो केरल मॉडल है उसमें सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत में जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो हमेशा केरल राज्य की रही है, इसमें इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी जिसका जो 2 नंबर का रहने वाला उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में है वो देना है। भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से नियोजन के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विज्ञान जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। नियोजन के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। जो समाजवादी लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यक है। और जो संसाधनों का उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग और राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग दृष्टि से नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजन का क्या अर्थ है? किसी भी कार्य को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। यानी किसी भी कार्य को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से पहले से रणनीति बनाकर कार्य करना नियोजन कहलाता है। किसी भी कार्य करने से पहले सोचना और तथ्यों को ध्यान में रखकर रूपरेखा बनानी होती है। तीसरा प्रश्न है योजना आयोग पर टिप्पणी लिखी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। ये गैर संवैधानिक संस्था थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। गैर संवैधानिक संस्था यानी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए योजना बनाना था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला है राष्ट्रीय योजना की प्रगति की समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों संबंधी विषय पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के जो निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए इसके साधनों के निर्धारण के लिए एक पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना और योजना आयोग द्वारा जो तैयार की गई राष्ट्रीय योजना इस पर विचार करना। आगे 5वां प्रश्न है पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य लेके ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। इसका पहला उद्देश्य आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय निरंतर घरेलू उत्पाद और प्रति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहता है। यानी उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग करने वाला आधुनिकीकरण कहलाता है। यह आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी उत्पादन में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए। आत्मनिर्भरता व समानता, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आयात को कम करके उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यानी विदेशों से कम वस्तुएं मंगाना और भारतीयों के लिए भारत में ही वस्तुओं को उत्पादन करना और जो अमीर और गरीब इनके बीच की दूरी को कम करके समानता स्थापित करना भी था। छठा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, इसकी विशेषता भी बताइए। भारत के विकास के लिए पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल दोनों की कुछ बातों को ले गए, उन्हें मिले जुले रूप से लागू किया गया, इससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं के
दोनों की बातें शामिल, उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसकी विशेषता इसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का बड़ा भाग है वो निजी क्षेत्र में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे और आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किया, यानी इसमें सरकार और निजी लोगों को दोनों का अधिकार होता है। सातवां प्रश्न है दक्षिणपंथी विचारधारा। क्या इस विचारधारा में उन दलों या लोगों को शामिल किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रगति हो सकती है, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व जो स्वतंत्र पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को है वो दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। आठवां प्रश्न है वामपंथी विचारधारा क्या है। वामपंथी विचारधारा में उन लोगों और राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता है जो समाजवादी, माओवादी या लेनिनवादी जो विचारधारा है उसके समर्थन करते हैं। प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल है वो स्वयं को इसी विचारधारा को मानते हैं और उस पर चलने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। ये दल गरीब और जो पिछड़े लोग हैं उनकी तरफदारी करते हैं, इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकार नीतियों का समर्थन करता है। इनका मानना है कि सरकार को गरीब लोगों का फायदा करने के लिए वो अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन जो दक्षिणपंथी है उनका मानना है सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपके जो 30 अध्याय उनमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे। यदि आप इतना याद कर लोगे तो आपके ये इस पार्ट से 5 नंबर के प्रश्न है वो पक्के। ये पार्ट छोटा है और पढ़ने में भी आपके ईजी रहेगा। आगे जो चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध से संबंधित है, इसमें भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-2 नंबर का 2 यानी 1-1 नंबर के एबी से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। 1-1 नंबर का पूछा जाएगा, 1-2 नंबर का और यानी 5 नंबर के पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपके अधिकतर समझ आधारित पर पार्ट है। आपके जो भारतीय राजनीतिक पार्ट है वो समझ आधारित है। इनमें कुछ फैक्ट है उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसमें पहला प्रश्न है पंचशील के 5 सिद्धांत है वो किसके द्वारा घोषित किए गए। जो पंचशील समझौता है उसके 5 सिद्धांत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किए गए। दूसरे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके प्रणेता अब्दुल नासिर भी है, मार्शल टिटो भी है और जवाहरलाल नेहरू भी है। इसमें उपयुक्त सभी है। तीसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष की नीति के संदर्भ में तटस्थ का क्या अर्थ है। युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना या आर्थिक रूप से ज्यादा विकास की नीति अपनाना या स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। गुट निरपेक्ष ने तटस्थ का अर्थ है यानी युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है किसी का भी पक्ष नहीं लेना, ये तटस्थ कहलाता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका उद्देश्य था किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, या न तो अमेरिका के साथ जाना न सोवियत संघ के साथ, और उपनिवेशवाद से जो मुक्त हुए देश उनको स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में समर्थन करना, यानी जो देश पहले किसी देश के गुलाम थे उनको स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का समर्थन किया। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। ये चारों ही है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे। आगे 5वां प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 में युद्ध हुआ उसमें कश्मीर के 2 हिस्से हुए थे, जिसमें से कश्मीर का 10% भाग है वो पाकिस्तान के अंडर में, कश्मीर का 30% भाग है वो कश्मीर पाकिस्तान के अंडर आता है, जिसे पीओके कहा जाता है यानी पाक अधिकृत कश्मीर, और 10% भाग जो कश्मीर का है वो चीन के अधीन है, यानी भारत के पास कश्मीर का 60% हिस्सा है। और 1948 के युद्ध में कश्मीर ने वो ये 30% हिस्सा है वो हिस्से पर कब्जा किया था। छठा प्रश्न है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है वो पंचशील समझौता है, यानी ये जो पंचशील के 5 सिद्धांत है इनका पालन करता है। 7वां प्रश्न है भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है। जो भारतीय विदेश नीति है वो घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय कारक यानी भारत के आंतरिक कारक और जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के बीच संबंधों कारक है उनसे प्रभावित है। 8वां प्रश्न है भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है। जो भारतीय विदेश नीति के जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 9वां प्रश्न है वर्तमान में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके कितने सदस्यीय देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में 120 सदस्यीय देश है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 10 वर्ष के लिए शांति सहयोग और यानी 20 वर्ष के लिए शांति सहयोग और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। इंदिरा गांधी ने 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति सहयोग और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही है। 11वां प्रश्न है 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1950 में जो चीन देश है उसने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्रकुल था। 12वां प्रश्न है किस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी। भारत से शरण है वो 1959 में दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी। ये तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे। 13वां प्रश्न है भारत का सिंधु जल नदी बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा है। यानी भारत का सिंधु नदी का जो जल का बंटवारा है उसको लेकर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच से विवाद रहा। जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है उसके साथ हमेशा विवाद की स्थिति रही है। 14वां प्रश्न है 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस देश के साथ पंचशील समझौता किया। जो पंचशील समझौता है वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ। ये भारत और चीन के मध्य हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई के मध्य हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन 1 चीन है वो सही होगा। 15वां प्रश्न है किस वर्ष भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया और दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1998 में किया। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा।
16 प्रश्न है, किस वर्ष इंडोनेशिया के जो बांडुंग शहर है उसमें ए प्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ। जो इंडोनेशिया का बांडुंग शहर है उसमें ए प्रो एशियाई सम्मेलन है वो 1954 में आयोजित हुआ। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसी सम्मेलन में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी नींव पड़ी थी। 17 प्रश्न है, 1966 में किन दो देशों के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। जो ताशकंद समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। जो ताशकंद है वो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 18 प्रश्न है, किस वर्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन है वो बेलग्रेड में संपन्न हुआ। जो बेलग्रेड सम्मेलन है 1961 में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन माना जाता है। 1900 प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 1974 में किया। जो परमाणु परीक्षण है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 20वां प्रश्न है आपके सुमेलित से संबंधित, एक प्रश्न आपकी सुमेलित से संबंधित पूछा जाएगा। जो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। शिमला समझौता 1972 में हुआ, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री और श्रीमती इंदिरा गांधी थे। जो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई के मध्य हुआ। भारत चीन युद्ध है 1962 में, उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी आर्मी का गठन किया। जो इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। INA की स्थापना 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा प्रश्न है, चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है। जो चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी उसको मान्यता देने वाला पहला देश है वो भारत है। तीसरा प्रश्न है, दलाई लामा ने भारत में अपना निवास कहाँ बनाया। दलाई लामा जो तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे वो 1959 में भारत आए। उन्होंने भारत में जो धर्मशाला एक हिमाचल प्रदेश में स्थान है वहाँ अपना निवास बनाया। चौथा प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया। चीन ने भारत पर आक्रमण अक्टूबर 1962 में किया था। 5वां प्रश्न है, प्रथम एशियाई समन सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम एशियाई समन सम्मेलन 1947 ईस्वी में भारत में आयोजित हुआ। 6वां प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब और किसके मध्य हुआ। ये जो 3 से 4 समझौता है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। पंचशील समझौता, सिंधु जल समझौता और ताशकंद समझौता, इनसे संबंधित आपके परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। जो सिंधु जल समझौता 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान है इनके मध्य हुआ था। 7वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1960 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य हुआ। 8वां प्रश्न है, मुजीबुर रहमान कौन था। मुजीबुर रहमान जो पूरी पाकिस्तान जिसे वर्तमान बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जो पूरी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी थी उसके नेता थे और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। जो अवामी लीग पार्टी थे उसके संस्थापक भी थे। 9वां प्रश्न है, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र है वो 16 दिसंबर 1971 को बना। 10वां प्रश्न है, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ। ये अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो शिमला समझौता है 3 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आपसे तारीख याद नहीं हो तो भी कुछ नहीं, लेकिन आपको 1972 विशेष रूप से ध्यान में रखना है। लेकिन यदि आप तारीख लिखो तो आपको 3 जुलाई लिखनी है। यदि आप तारीख गलत लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। यदि आप तारीख नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे। यानी सिर्फ 1972 लिख दिया तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। 11वां प्रश्न है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किया। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 किया और दूसरा परमाणु परीक्षण है 11 और 13 मई को 1998 में किया। ये दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुए थे। 12वां प्रश्न है, भारत ने 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। जो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। यानी इसमें विकसित देशों का अधिक अधिकार है और जो विकासशील देश है इनके साथ भेदभाव है, इस कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। 13वां प्रश्न है, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ। जो अरब इजराइल युद्ध है 1973 में हुआ। 14वां प्रश्न है, सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति घोषणा किसने की। जो सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति घोषणा जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है ये विदेश नीति से संबंधित है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण कब किया। ब्रिटेन ने जो स्वेज नहर के मामले को लेकर सन 1956 में है वो मिस्र पर आक्रमण किया। 17वां प्रश्न है, भारत ने 1949 में कौन से देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। जो 1949 में इंडोनेशिया देश है इसके स्वतंत्रता संग्राम यानी इसको आज़ादी दिलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। 18वां प्रश्न, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई। चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई। ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई। जो ताशकंद समझौता है उसमें मध्यस्थ यानी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सोवियत संघ की रही है। 20वां प्रश्न,
1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। 11 प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया? यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था 1965 का, और इस समय देश में खाद्यान्न की भी कमी थी, इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा इसलिए दिया क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार में वो परमाणु परीक्षण किया, उस समय विज्ञान को विकसित करने पर बल दिया गया था। 22वां प्रश्न है, भारत में रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? रक्षा उत्पाद यानी जो रक्षा के लिए उत्पाद है वो बनाना और आपूर्ति इनको भेजना। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना 1962 में हुई। आपूर्ति विभाग यानी सप्लाई विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत में जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई, ये 1960 में शुरू होनी थी, लेकिन युद्धों के कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पिछड़ गई थी, इस कारण चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके निर्देशन में हुई? भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1940 के अंतिम दशकों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 25वां प्रश्न, चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया? चीन ने परमाणु परीक्षण है वो अक्टूबर 1964 में किया। 1962 के भारत चीन के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ उसमें भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे, इनको बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा। 27वां प्रश्न, भारत के कौन से राज्य को नेपा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश है उसको नेपा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, इस पार्ट से आपके लघुत्तरात्मक यानी 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित जो विदेश नीति है इसके उद्देश्य क्या था? विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य है वो कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी देश का जो महत्वपूर्ण निर्णय, जो सबसे सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार उसी देश के व्यक्ति, उसी देश की सरकार के पास होना चाहिए, इसे संप्रभुता कहा जाता है। जो कठिन संघर्ष से प्राप्त हुआ उसको बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना था। दूसरा प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? इससे किस आंदोलन की नींव पड़ी? जो बांडुंग सम्मेलन है वो 1955 में हुआ, इसे अप्रो एशियाई सम्मेलन से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी नींव पड़ी थी। तीसरा, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का ये मुद्दा है कि जो चीन लद्दाख वाले जो हिस्से उसके अक्षय चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जता था। चीन ने जो लद्दाख के 10% हिस्से पर कब्जा किया उसे अक्षय चीन कहा जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताता है। चौथा प्रश्न है, 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन संबंध कब बहाल हुए? 1962 के युद्ध के बाद 1976 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध बहाल हुए। शीर्ष नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी है वो 1979 में चीन में गए थे, यानी 1976 के बाद भारत और चीन के मध्य संबंधों में सुधार की शुरुआत हुई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा विवाद है वो कश्मीर समस्या है, सरक्रीक सीमा विवाद भी है, सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद भी है और पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है इसको लेकर भी मतभेद है। छठा प्रश्न है, शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता जो 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ, इसका मुख्य प्रावधान दोनों राष्ट्रों के बीच आपसी द्विपक्षीय बातचीत, जो द्विपक्षीय मुद्दे होंगे, कोई भी समस्या होगी उसको बातचीत के द्वारा सुलझाने पर बल दिए गए। इसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। सातवां प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति के ये अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में पूछा गया, आपके भी पूछा जा सकता है। भारत ने परमाणु नीति में ये बात स्वीकार की है, भारत इन हथियारों का प्रयोग शांति और ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा। भारत अपने परमाणु हथियार का प्रयोग परमाणु विहीन राष्ट्र के विरुद्ध नहीं करेगा, यानी ऐसे राष्ट्र के खिलाफ परमाणु प्रयोग नहीं करेगा जिसके पास परमाणु नहीं है। भारत परमाणु हमले की पहल नहीं करेगा, यानी पहले अपनी ओर से परमाणु हमला नहीं करेगा। यदि कोई पड़ोसी देश पहले परमाणु हमला करता है तो फिर भारत परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन भारत है वो अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। आठवां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो कश्मीर विवाद है, सीमा रेखा विवाद जो सरकरी क्षेत्र है उसको लेकर विवाद है, और नदी जल को भी लेकर विवाद, और पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको लेकर भी विवाद है। और 9वां प्रश्न है, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। जो भारत की सुरक्षा रणनीति उसके 2 महत्वपूर्ण घटक, भारत अपने चारों तरफ परमाणु हथियारों से युक्त देशों को देखते हुए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया, और भारत ने अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति भी अपनाई है, यानी परमाणु हथियार युक्त देशों से लड़ने के लिए परमाणु हथियार भी अपनाई है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई ताकि कोई भी लड़ाई हो तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भारत की सहायता कर सके। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कहा गया है? इसमें मुख्य रूप से 4 प्रावधान है। इसमें पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की
अभिवृद्धि का प्रयास यानी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत के लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि समझौतों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसको मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। 11वां प्रश्न है भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान मध्य विवादों को हल करने के सुझाव दीजिए, यानी इन विवादों को हल किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें पहला सुझाव है आपसी विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। आपसी सीमा विवाद उसको मध्यस्थता के द्वारा हल करना चाहिए और राजनेता को एक दूसरे देशों की राजनीतिक यात्राएं भी करनी चाहिए, आपस में व्यापारिक संबंध मजबूत भी करने चाहिए। 12वां प्रश्न है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। यह अति महत्वपूर्ण आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है शांति और सहयोग की नीति। भारत की जो विदेश नीति है वो शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ये पंचशील जो समझौता है, जो पंचशील के 5 सिद्धांत है उनकी पालना करती है। अप्रवेशी देशों की एकता का समर्थन करती है। निशस्त्रीकरण की नीति अपनाती है। 13वां प्रश्न है पंचशील की नीति पर टिप्पणी लिखिए। पंचशील समझौता है 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य हुआ। इसमें 5 बातें सम्मिलित की गई, जिसमें पहला एक दूसरे की संप्रभुता या अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ परस्पर लाभ और समानता के आधार पर कार्य करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे। 14 प्रश्न है आपके सुमेलित से संबंधित। इसमें पहला है 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था। 1950 से 64 के मध्य यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का रक्षा और आर्थिक विकास करना था। इसमें आपके ऑप्शन 2 है सही होगा। जो मिलान वाला है उसका सही उत्तर है आपको उसके सामने लिखना है। जैसे इसमें उत्तर 2 सही है तो आपको यहाँ 2 नंबर लिखकर इसके आगे का बायोडाटा लिखना है। दूसरा है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत। इसमें जो तीसरा है वो सही है। बांडुंग सम्मेलन है वो इसकी परिणति। गुट निरपेक्ष आंदोलन वो दलाई लामा है वो तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो सीमा पार करके भारत चलाए। इस प्रकार आपके एक सुमेलित से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपके जो चौथा पार्ट भारत के विदेश संबंध है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से इनके बाहर आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इस पार्ट से आपके हर बार है वो परमाणु नीति से, परमाणु परीक्षण से और समझौतों से संबंधित प्रश्न है वो पक्का पूछा जाता है, इसलिए आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस सीरीज में हमने आज है वो आपके जो स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्य पुस्तक है उसके 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगली सीरीज में हम भारत के जो मानचित्र है उसके बारे में बात करेंगे और उससे अगली क्लास में हम है वो आपके अगले 4 अध्याय अध्याय 5, 6, 7 और 8 उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इनमें से आपकी परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का फायदा मिल सके। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।